Good morning all of you. How are you all? I hope all are fine. Okay, today we will start a new chapter and that is Introduction to Euclid's Geometry. अब नाम से लग रहा है पता नहीं क्या है चैप्टर में, बट बहुत ही छोटा सा और बहुत इजी चैप्टर है. ठीक है, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, हाँ रियली इजी है. अब इसके नाम पे मत जाओ, आपको इसका हर एक का मीनिंग बताऊंगी कि इस चैप्टर का नाम ये क्यों पड़ा और इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो सब बताऊंगी मैं आपको. इसमें ज्योमेट्री अब तक आपने पढ़ी है बट उसकी ज़रूरत क्या थी वो सब पढ़ेंगे. उसके जो पॉइंट्स हैं, कुछ मेन पॉइंट्स, वो क्या क्या है जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हो बट उसका रियल शायद मीनिंग नहीं पता हो. अब बात करेंगे इसके अंदर एक्सियम्स, पोस्टुलेट एंड थ्योरम्स का. अब आप सोच रहे हो पता नहीं मैम क्या क्या बोले जा रही हैं. कुछ नहीं, हर एक बच्चे को एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगी और एक एक बच्चे को सारी चीज़ों का मतलब समझ आ जाएगा. ठीक है, बस करना क्या है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है. ठीक है, उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी लगेगा क्योंकि चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट्स है और वो आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. क्या करेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे. किसका? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का. एक्सरसाइज बाद में करेंगे. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, चैप्टर का जो नाम है वही यूक्लिड्स ज्योमेट्री. तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए ज्योमेट्री होती क्या है. ठीक है, ज्योमेट्री 2 वर्ड से बनी है और कौन कौन से वर्ड हैं वो? जियो प्लस मैट्रोन. जियो प्लस मैट्रोन 2 वर्ड्स हैं ये. अब जियो का मतलब क्या है ये तो आप सबको पता है. ठीक है, क्योंकि आप जियोग्राफी भी पढ़ते हो और आप साइंस में भी इसको आप बहुत बार यूज करते हो इस वर्ड को. तो जियो का मतलब है अर्थ और मैट्रोन का मतलब है टू मेजर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ज्योमेट्री क्या है? अर्थ को मेजर करना है. ठीक है, ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? अर्थ को मेजर करने के लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी. आप इसी को अगर डेफिनेशन में लिखोगे तो ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड. नीड फॉर मेजरिंग लैंड, लैंड को मेजर करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी. ठीक है, तो ये तो बात की हमने ज्योमेट्री की. अब इसका नाम यूक्लिड्स ही क्यों रखा? यूक्लिड ज्योमेट्री क्यों है इस चैप्टर का नाम? क्योंकि जो ज्योमेट्री है वो किसने दी थी? यूक्लिड ने दी थी. ठीक है, अब ये यूक्लिड कौन है? आप देखो ये यूक्लिड कौन है? ये एक फेमस मैथमेटिशियन थे. क्या थे? एक फेमस मैथमेटिशियन. ठीक है, एक फेमस मैथमेटिशियन थे. कहाँ के थे ये थे अलेक्जेंड्रिया. और वो कहाँ है? इजिप्ट में. क्या थे? अलेक्जेंड्रिया, और वो है इजिप्ट में. ठीक है, तो वहाँ के ये फेमस क्या थे? मैथमेटिशियन थे. अब देखो क्या हुआ, आपको पता है सबको कि थेल्स, पाइथागोरस, बहुत सारे मैथमेटिशियंस हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अलग अलग टर्म्स डेवलप किए हैं. राइट, तो जैसे थेल्स, पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ी है. तो सबने अपने अपने लेवल पे बहुत सारी रिसर्च की मैथमेटिक्स से रिलेटेड. ठीक है, और ज्योमेट्री के बहुत सारे टर्म्स भी दिए हैं. यूक्लिड ने क्या किया, उन सारी टर्म्स को कलेक्ट किया और कुछ अपनी टर्म्स को ऐड किया उसमें और कुछ बाकी का जो पहले का कलेक्शन था उन सबको ऐड किया. ठीक है, और उसके बाद एक बुक राइट कर दी और उस बुक का क्या नाम था? एलिमेंट्स. ठीक है, आप सबको पता है, जो बच्चे 11th 12th में, इवन 10th में भी एलिमेंट्स की बुक आती है. राइट, तो वही चीज़ है कि क्या एक एलिमेंट्स नाम की एक बुक राइट की और उसके बाद वो बुक्स बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गई और हर एक पार्ट की एक अलग से बुक बन गई. ठीक है, ये तो बात थी कि यूक्लिड ने ये ज्योमेट्री जो लाए वो कहाँ से लाए. ठीक है, तो समझ आया यूक्लिड ने वो ज्योमेट्री कहाँ से दी. अब इसके अंदर कुछ प्रूफ पहले से थे और कुछ स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं. वो सारी बातें बाद में करेंगे कि वो प्रूफ्स क्या हैं, स्टेटमेंट्स क्या है. उससे पहले देखो, आप लोगों ने सबने एसएस पढ़ी है. राइट, एसएस में आपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पढ़ा होगा, सुना होगा इस जगह का नाम तो. राइट, एसएस में ये सारी चीज़ें हैं. आपने अगर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है तो ये एंशियंट टाइम की जो सिटीज़ थी वो वेरी वेल प्लानिंग के साथ बनाई गई थी. राइट, वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई हैं. अगर आपने उनकी पिक्चर्स भी देखी होंगी तो आपको देखा होगा वहाँ पे जो सड़कें थी वो पैरेलल थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में थी. ठीक है, पैरेलल का मतलब तो पता है ना, 2 लाइंस पैरेलल जा रही हैं. तो जो उनके रोड थे वो पैरेलल थे. वहाँ पर जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था और जो उनके जो मकान बने हुए थे जहाँ पे वो बड़ी बड़ी मतलब जो भी इमारतें हैं वहाँ की, वो बहुत एक सिस्टमेटिक वे में बनाई गई थी. मतलब क्या है? मतलब ये है कि वहाँ पर जो आप ये बोल सकते हो ज्योमेट्री का या फिर कंस्ट्रक्शन का उन लोगों को, वहाँ के जो
कंस्ट्रक्टर थे, उन सबको उसकी नॉलेज काफ़ी अच्छी थी। यही मतलब हुआ ना इस चीज़ का। तो ये चीज़ें बहुत पुरानी है, लेकिन वो कहाँ से क्या आई नहीं पता। अब क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाती है। अब हमें कोई भी चीज़ आती है। चलो एक छोटी सी बात करते हैं। अब अगर हम कुछ खाने की बात करें तो अब कोई भी लगा लो, आपकी मदर लगा लो, कुछ खाना बना रही है, अब उनको कहाँ से आया, उनकी मदर से, राइट, और यानी आपकी नानी माँ से। उसके बाद उनको कहाँ से आया, तो क्या होता है, चीज़ें वही हैं कि जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है, कुछ चीज़ें हम उसमें ऐड करते रहते हैं। जैसे मैंने उनसे कुछ सीखा, मैंने उसके अंदर अपना भी तो कुछ व्यू होता है ना, तो मैंने उसमें कुछ ऐड कर दिया। सेम यही है कि जो ज्योमेट्री है वो पास होती रही और जनरेशन टू जनरेशन, और कुछ उसके अंदर चेंजमेंट होते रहे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एज इट इज़ हैं, तो आज वही बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ज्योमेट्री किन चीज़ों पर बेस्ड है। ज्योमेट्री मोस्टली 3 स्टेप्स में देखिए आप। अगर हम बात करें सॉलिड की, पहले बात करते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी। अब बात करें सॉलिड, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक सॉलिड शेप बना के दिखाती हूँ। आप सबने क्यूब तो देखा है ना भाई, आप सबने क्लासरूम में चौक का डब्बा देखा है, देखा है सबने, कैसा होता है वो क्यूब होता है। चलिए पहले वो चौक का डब्बा ही बना देते हैं। तो ये मैंने बना दिया एक चौक का डब्बा, ठीक है। क्या है ये, क्यूब, ठीक है। तो ये क्या है, एक सॉलिड है। A solid is a shape, size, position and can be moved from one place to another। क्या कह रहा है, एक सॉलिड क्या होता है, एक सॉलिड की एक शेप होती है, शेप है, एक साइज होता है कि ये कितने साइज का है, ठीक है। नेक्स्ट एक पोजीशन होती है, एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या चौक के डब्बे को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हो ना, हाँ लेके जा सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास सॉलिड है, ओके। अब ये सॉलिड बना किस चीज से बना है, सरफेस। अब जैसे मैं बात करूँ सिर्फ ये, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, देखो ध्यान से देखना, इस चीज की बात कर रही हूँ, तो जो ये है पूरा, ये क्या है, एक सरफेस है ना, ठीक है। इसका ये अगर इस वाली साइड की बात करूँ इसकी, तो ये क्या है, एक सरफेस है। तो क्या कह रहा है, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स, जो सॉलिड की जो बाउंड्रीज है वो क्या है, सरफेस है। इट हैज नो थिकनेस, बट इसकी कोई थिकनेस नहीं होती, ठीक है। अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो ये क्या है, सरफेस है, लेकिन बाउंड्रीज से बना है ये, लेकिन इसका क्या है, इसका कोई भी थिकनेस नहीं है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइन। अब लाइन क्या है, ये जो सरफेस बना है ये किस चीज से बना है, ये लाइन से बना है। भाई ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, सारे किससे बने हैं, लाइन से। अब लाइन क्या होती है, ए लाइन हैज लेंथ बट नो विड्थ एंड नो थिकनेस। लाइन की क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है, लेकिन उसकी कोई विड्थ नहीं होती, उसकी कोई थिकनेस नहीं होती। अब लाइन क्या होती है, देखिए आप एक पेपर लोगे, पेपर को फोल्ड करोगे तो उसके अंदर एक क्रीज पड़ जाएगी, वही क्या है, लाइन है, वही क्या है, लाइन सेगमेंट है। अब लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस होता है, ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट हैज पोजीशन ओनली। अब जैसे ये है, ये पॉइंट है, यहाँ पर मैं ये लगा दिया, मैंने डॉट लगा दिया, तो ये क्या है, एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए है। यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, क्या है, बी है ये। तो ये पॉइंट हैज पोजीशन, पोजीशन तो है, यहाँ लगाया तो ये पोजीशन हो गई, बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फाइन डॉट। एक फाइन डॉट से लगा रहा है, इसकी क्या है, कोई लेंथ नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती, ठीक है, सिर्फ क्या होता है, एक इसकी पोजीशन होती है। तो आपको ये सब समझ आया। अब तक हमने डिस्कस किया सरफेस, लाइंस, पॉइंट्स, ठीक है। तो उनकी भी एक जर्नी है, क्या है वो देखिए, सॉलिड, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सरफेस पढ़ा, ठीक है, और सरफेस के बाद क्या पढ़ा, लाइन, सरफेसेस, सॉलिड्स, लाइंस, और उसके बाद हमने पढ़ा था पॉइंट्स, ठीक है। ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी। अब देखो हर टर्म में एक डायमेंशन लॉस हो रही है। सबसे पहले सॉलिड की बात करें, सॉलिड में कितने डायमेंशंस होती है, बताओ भाई। क्यूब बनाया था ना मैंने आप सबको, क्यूब बना के दिखाया था। अब देखो इस क्यूब में क्या था, क्यूब की कितने डायमेंशन होती है, 3, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो सॉलिड की कितनी डायमेंशन हो गई, 3। सरफेस सिर्फ इतना सा है, यानी इसमें क्या है, 2 डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ है। अगर बात करें सिर्फ लाइन की, तो लाइन में क्या होती है, 1 डायमेंशन, और पॉइंट तो क्या होता है, जिसमें डायमेंशन ही नहीं होती। पॉइंट क्या होता है, एक फाइन डॉट होता है जिसकी सिर्फ पोजीशन होती है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि इनकी आगे जरूरत पड़ेगी जब हम आगे एक्सिम्स और पोस्टुलेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया, ये सारे टर्म्स क्लियर हो गई। अब मैंने आपको बताया था एक्सिम्स क्या होती है और पोस्टुलेट।
बोला था कि ये टर्म्स यहाँ पर यूज होंगी। तो चलिए बात करते हैं एक्सिम्स और पोस्टुलेट की, पर उससे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर एक्सिम्स एंड देन पोस्टुलेट्स। अब ये क्या क्या है, ये क्या बला है, तो देखिए ध्यान से, एक स्टेटमेंट की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। स्टेटमेंट हमने अब तक पढ़ा है, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो मैं बोलती हूँ कि भाई स्टेटमेंट बताओ मुझे, ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट की बात करेंगे, और वो क्या, ट्रू स्टेटमेंट्स की। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन है वो राइज होता है कहाँ पे, ईस्ट में। तो क्या इसमें कोई आपको शक है? नहीं, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर जो एक्सिम्स और पोस्टुलेट की बात करेंगे वो क्या करेंगे, ट्रू स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। कैसे बात करेंगे, ट्रू स्टेटमेंट की बात करेंगे, बोल सकते हैं सेल्फ एविडेंट, मतलब जिनको हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अब एक्सिम्स और पोस्टुलेट बोलने के लिए दो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, बट इन एंशिएंट टाइम इनको अलग अलग बोला जाता था, बट नाउ क्या करते हैं, मैथ्स में हम इनको कॉमन लेने लगे कि दोनों ही एक ही चीज है। जो अब इस जनरेशन का जो मैथ्स है उसमें हम इसको सेम ही यूज करते हैं कि एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स आर सेम, बोथ आर सेम, ओके। चलिए लेकिन क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए एक्सिम्स जो है वो अलजेब्रा में मोस्टली यूज होता है, या फिर हम कह सकते हैं एनी टाइप ऑफ मैथ्स के किसी भी चैप्टर में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट जो पोस्टुलेट है वो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी स्टेटमेंट जो आपकी बुक में भी दे रखी है वो यहाँ पर लिख के बता सकती हूँ, बट आप सिर्फ उतना देखो जो आपको समझ में आ जाए। स्टेटमेंट्स लिखूंगी आपको समझ नहीं आएगा, मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। एक्सिम्स क्या होती हैं, वो ट्रू स्टेटमेंट्स जिनका हम यूज करते हैं कहाँ पर, मैथ्स के किसी भी पार्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होती है। बाकी ये क्या होती है, दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं, एंड दोनों को ही क्या बोल सकते हैं, नो नीड टू प्रूफ, दोनों को प्रूफ की जरूरत नहीं है। मतलब ये सिर्फ स्टेटमेंट है कि ये सनराइज होता है, क्यों होता है, प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई ये प्रूव होता है, हम सबको पता है, देखते हैं हम कि वो प्रूव होता है, ठीक है, सॉरी देखते हैं कि वो हाँ राइज होता है, तो इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। वो क्या है, एक्सिम्स और पोस्टुलेट। जिन चीजों को प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, जिसको प्रूफ की जरूरत पड़ेगी वो होती है थ्योरम, वो क्या होती है, थ्योरम। और थ्योरम को प्रूफ के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स की। इसके लिए थ्योरम को प्रूव करने के लिए इन दोनों चीज की जरूरत होती है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं जो यूक्लिड ने एक्सिम्स दी। अब एक्सिम्स आप सबके सामने है, बट इसकी एक एक लाइन को अच्छे से समझना है कि ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स जो कि इक्वल है, ठीक है, सेम थिंग के, वो क्या होती है, इक्वल होती है वन अनदर के। तो एग्जांपल लेती हूँ मैं, A इक्वल्स टू B और B है C के इक्वल, A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ से, A किसके इक्वल है, C के इक्वल है। तो क्या प्रूफ की जरूरत पड़ी, भाई हमें पता है ऐसा होता है ना, ठीक है। A B के इक्वल है और B अगर C के इक्वल है तो हम क्या बोल सकते, A इक्वल है C के। चलिए अगर ये समझ नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ पे बोलूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ध्यान से समझना, भाई एरिया है वो तो इक्वल हो सकता है ना, चाहे वो ट्राइंगल का हो चाहे मेजरमेंट सेम आ सकता है। तो क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। नेक्स्ट में बोल रहा है अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर के। ध्यान से समझो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो ये चीजें दोनों सेम है ना, तो क्या आप ये नहीं बोल सकते कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब तो वही है, ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, मतलब आपस में सारे ही इक्वल है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है। फर्स्ट एक्सिम समझ में आई सबको। तो क्या यहाँ पर किसी प्रूफ की जरूरत है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि इस लाइन का ये मतलब है। तो ये एक स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट्स है। चलिए बात करते हैं सेकंड एक्सिम की। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। कह रहा है अगर इक्वल्स में इक्वल ऐड कर दिया जाए, तो देखिए अगर मैं ये कहूँ A इक्वल है C के और B इक्वल है D के, ये मैंने 2 नंबर्स ले लिए, तो कह रहे हैं इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स,
देन whole आर इक्वल्स, तो अगर इसमें मैं ये ऐड कर दूं a प्लस बी और c प्लस डी, इसमें ये इक्वल ऐड कर दे इसमें ये, तो भी तो ये इक्वल आएंगे, है ना। तो क्या कह रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ठीक है, समझ आया भाई? ओके। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, मैंने कोई भी नंबर लिया 1 और मैंने यहाँ पे ले लिया, ये नंबर ले लिया मैंने 1 या फिर 4 लगा लो 4, ठीक है। 2 इक्वल नंबर्स ले लिए, अगर मैं इसमें सेम इक्वल नंबर्स ऐड कर रही हूँ तो सेम ही तो आएगा आंसर। 4 2 8 9/2, तो क्या आएगा नंबर, सेम ही आएगा। समझ आया? अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट में कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल, अगर इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द, सेम है इसी का कि जैसे ये था, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a में से c सब्ट्रैक्ट करूंगी और b में से d सब्ट्रैक्ट करूंगी तब भी तो सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर्स तो आपस में क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो ध्यान से समझो क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो आपने कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था या सिमेट्रिक ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा था, क्या था उसमें कि एक ट्राइंगल ये है मेरे पास, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। अगर ये दोनों साइज में अगर ये दोनों सेम हैं तो ये एक दूसरे के क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ले ली मैंने ABC, ये ले ली PQR, अगर इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ओवरलैप कर जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि दो ट्राइंगल्स हैं या एक, क्योंकि दोनों का साइज क्या है, सेम। तो अगर इसके ऊपर रखूं और सेम है तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ये क्या करे, कोइंसाइड। सेम अगर किसी लाइन की बात करें और मैं इसके ऊपर दूसरी लाइन एज इट इज इसी के ऊपर रखूं जो सेम है लेंथ में, तो वो क्या हो जाएंगी, कोइंसाइड होंगी। ठीक है, पॉइंट्स भी सुने ना, एक लाइन है उसके ऊपर पॉइंट सेम लगा दिए, उसी लाइन के ऊपर है, कोइंसाइड पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, एक जैसी हैं जो बिल्कुल सेम है वो कोइंसाइड करेंगी। नेक्स्ट कह रहा है द वॉल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कह रहा है जो वॉल है वो ग्रेटर होगा हमेशा पार्ट से। हाँ बिल्कुल होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे एक एप्पल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप शुरू से एक एप्पल का ही एग्जाम्पल लेते आए हो, है ना। चलिए, तो मैंने एक एप्पल ड्रॉ कर दिया। अब क्या कह रहा है, द वॉल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इसका कोई एक पार्ट कर दो, चाहे आप हाफ से हाफ कर दो इसका, अगर चलो मैंने हाफ कर दिया और इसका ये इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जो मैंने हाफ किया उसके साइड में जो पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है ये, द वॉल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो क्या जो ये कंप्लीट जो ये वॉल है, पूरा एप्पल है, वो इस पार्ट से ग्रेटर नहीं होगा, होगा ना। तो वॉल हमेशा ग्रेटर होगा जो उसका एक पार्ट है उससे। तो समझ आया यहाँ पे आपको। नेक्स्ट देखिए, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, कह रहा जो थिंग्स हैं वो डबल है सेम थिंग की, तो आपस में क्या इक्वल होंगी। जैसे A इक्वल ले लिया मैंने 2B के, C इक्वल ले लिया 2B के। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, इसकी डबल है ये, ठीक है, ये भी इसकी डबल है, तो क्या कह रहा है वो एक दूसरे के इक्वल होगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, A इक्वल्स टू C होगा, क्या होगा यहाँ पे, A भी C के इक्वल आएगा, ये इसकी डबल है, ये इसकी डबल है, ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। सेम कह रहा है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कि अगर थिंग्स उसकी हाफ होगी, भाई इसी को देख लो, इसी एग्जांपल को देखो, अगर मैं बोलूँ A यहाँ पे कितना है, हाफ ऑफ B, और C कितना है, हाफ ऑफ B, तो इसका मतलब A और C यहाँ पर भी इक्वल होंगे। अगर थिंग्स विच आर यहाँ पर डबल था, यहाँ पे हाफ, उसी का ही क्या है, शॉर्ट है। क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो A अगर हाफ भी है, C अगर हाफ भी है, तो A और C क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो थी एक्सिम्स। अब हम बात करेंगे यूक्लिड ने जो 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं वो क्या है। तो चलिए अब इसके जो 5 पोस्टुलेट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन, अब देखो मैंने बताया था आपको, एक्सिम्स मैथ्स में कहीं भी यूज कर सकते हैं, और पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होते हैं, तो सारी ज्योमेट्री की ही टर्म्स यहाँ यूज होंगे। तो फर्स्ट क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर। एक पॉइंट ले लिया मैंने P, एक ले लिया मैंने Q, तो इन दोनों से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। भाई ये पॉइंट है, लाइनें तो मैं एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकती हूँ ना, अगर मेरे पास सिर्फ P पॉइंट दे रखा होता,
सेम अगर मेरे पास सिर्फ क्यू पॉइंट दे रखा होता तो मैं इससे भी बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी 1 पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट, तो अगर कोई 2 दे रखे हैं तो स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 पॉइंट से 1 ही ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। सेकंड देखिए, पोस्टुलेट सेकंड, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात करूँ, मेनली अब हम जब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मैं कोई लाइन सेगमेंट ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का मतलब अब हम उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया, पी क्यू ले लिया, क्या करें, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। तो एक ये स्ट्रेट लाइन है, वही मैं दोबारा बोल रही हूँ कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। उस टाइम पे स्ट्रेट लाइन बोलते थे और अभी क्या है, वो लाइन सेगमेंट। तो इसको क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो इनडेफिनेटली। हाँ भाई, यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी। तो अब ये क्या बन गई, एक लाइन। एक लाइन यही तो होती है ना, जो क्या करे, लाइन सेगमेंट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों साइड इनडेफिनेटली। और सिर्फ अगर एक साइड उसको प्रोड्यूस करे तो वो क्या हो जाती है, रे। और अगर दोनों के एंड पॉइंट्स हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ओके, सिर्फ ये था, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। तो ये हम सबको पता है, ये पढ़ते आए हैं अब तक ज्योमेट्री में। अब बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की। थर्ड पोस्टुलेट क्या है, थर्ड पोस्टुलेट है मेरे पास, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस एनी रेडियस। क्या कह रहा है, एक सर्कल ड्रॉन कर सकते किसी भी सेंटर से, किसी भी सर्कल से। यहां मैंने सेंटर बना दिया और इसकी ये रेडियस ले ली, तो इससे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर पाऊंगी, राइट। मैंने सेंटर यहां ले लिया, इसकी रेडियस थोड़ी बड़ी कर दी, तो क्या होगा, उस रेडियस के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस, कोई भी रेडियस ले सकते हैं, उससे हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। भाई सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, आप सबको पता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है ना एक राइट एंगल। अब चाहे मैं उस राइट एंगल को ऐसे बनाऊं या फिर मैं उस राइट एंगल को ऐसे बनाऊं, ठीक है, या फिर क्या करें भाई, हम कैसे भी कोई भी शेप दे दी, फिर ऐसे बनाऊं। डिजाइन मैंने अलग अलग बना दिए, कोई ऊपर कोई नीचे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है तो ये राइट एंगल ही। मेजरमेंट तो क्या होगा इसका, सब जगह 90 डिग्री ही आएगा। तो क्या कह रहा, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये था हमारा पोस्टुलेट नंबर 4। आप पोस्टुलेट नंबर 5 जो ज्यादातर इस एक्सरसाइज में यूज होगा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और देखिए क्या है पोस्टुलेट नंबर 5, थोड़ा सा बड़ा है दिखने में, बट जब आप समझोगे तो इतना कुछ बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, अगर एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन्स के ऊपर फॉल कर रही है, देन मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on that side on which the sum है ये, on which the sum of angles is less than 2 right angles। पता नहीं मैम ने क्या पढ़ा दिया, पूरा स्टेटमेंट इतनी ज्यादा पढ़ दी। बेटा क्या करें, पोस्टुलेट नंबर 5 इतना ही बड़ा है, बट शॉर्ट में सिर्फ उसको समझो कि वो एक्चुअल में है क्या। कह रहे कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन्स आपको दे रखी हैं, ठीक है, एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है, 2 लाइन्स है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं L और इसका दे देते हैं M। 2 लाइन्स है, क्या करें, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, 2 स्ट्रेट लाइन्स पर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, इसका नाम दे दो कुछ भी, L M P दे दो, ठीक है। ये जो थर्ड स्ट्रेट लाइन है ये इसके ऊपर फॉल कर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल तो बन ही रहे हैं, इधर भी बन रहे हैं और इधर भी बन रहे हैं, यही होता है ना इंटीरियर एंगल्स ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द 2 राइट एंगल्स। लेकिन हमें कौन से राइट एंगल लेने हैं, जो 90 डिग्री से, जो राइट एंगल से लेस हो। तो अगर आपको दिख रहा हो ये 90 डिग्री से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, तो हम लेस वाले लेने हैं, मतलब हमें वो वाली साइड लेनी है जहां पर राइट एंगल लेस हो। तो ये वाले एंगल लेस होंगे, क्योंकि देखो ये ऐसे आ रही है, तो इधर सबको दिख रहा है कि ये वाले क्या है, छोटे एंगल्स हैं, तो ये क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। Then the 2 straight lines if produced indefinitely, कह रहा अगर ऐसे हमने लिया कि 2 straight line ली और थर्ड लाइन उसके ऊपर फोल कर रही है, और कौन से वाले एंगल लिए, वो वाली साइड लेनी है, वो वाली साइड लेनी है जहां पर इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से कम बन रहे हो, ठीक है। सेम साइड इफ द
टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल से कम बन रहे हो। तो भाई ये 2 राइट एंगल से दोनों का सम कम है ना, तो ये वाली हमने साइड ले ली, ये वाली नहीं चूज की, रीजन मैंने आपको बताया। तब क्या हो रहा है, 2 स्ट्रेट लाइन को अगर प्रोड्यूस करें इंडेफिनेटली, अगर इसको मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, इसको भी प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो क्या कह रहा है कि अगर हम उसको प्रोड्यूस करेंगे तो मीट करेंगे कहीं ना कहीं दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स, वो मीट करेंगे किस साइड, जहां पर सम ऑफ एंगल्स क्या था, लेस था 2 राइट एंगल से। तो ये कर रही है ना भाई यहाँ पर मीट, ठीक है। अब दोबारा से देखो क्या कह रहा था, 2 स्ट्रेट लाइन है, थर्ड उसके ऊपर फॉल कर रही है, हमें वो वाली साइड चूज करनी है जिसके जो 2 इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या होंगे, 9 सम ऑफ 2 राइट एंगल से कम होंगे, ठीक है। तो ये कम है। अगर इतना समझ आया, उसके बाद कह रहा तो इस साइड की जो लाइन है उसको प्रोड्यूस करें इंडेफिनेटली, मतलब कितना भी लंबा जा सकता है, तो वहां पर वो जो दोनों साइड है कहीं ना कहीं जाकर मीट जरूर करेंगी। और किस साइड करेंगी, जिस साइड इनका सम लेस है, ठीक है। तो ये था 5th पोस्टुलेट, और ये मोस्टली एक्सरसाइज में बहुत जगह यूज होगा। तो सब बच्चों को समझ आया, किसी को हार्ड लगा नहीं ना? अगर आप अच्छे से समझोगे तो कहीं कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। अब इस 5th पोस्टुलेट का एक न्यू वर्जन आ गया, क्योंकि आप सबको पता है हर चीज में एक न्यू वर्जन चाहिए आप लोगों को, तो वो देखिए क्या है, इक्विवेलेंट वर्जन, ठीक है। इसी के इक्वल है बट थोड़ा सा अलग है, इक्विवेलेंट वर्जन। अब थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी इसीलिए लिख के रखा था क्योंकि टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वर्जन और किसका, 5th पोस्टुलेट का, 5th पोस्टुलेट का। तो समझिए फटाफट से क्या है ये है फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P, क्या है देखिए फटाफट से, फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P not lying on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L, ठीक है, parallel to L। क्या कह रहा है, फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L। देखो क्या कह रहा है, एक लाइन ली मैंने L, ये लाइन ले ली L, एक पॉइंट P है जो L पे लाइन नहीं कर रहा, कहाँ लाइन कर रहा है, L से बाहर, मैंने ले लिया P। फिर क्या कह रहा है, नॉट लाइंग ऑन P, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर लिख रखा है देखो देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P से एक यूनिक लाइन पास होगी P एंड दैट इज पैरेलल टू L। दोबारा से समझिए, एक लाइन दे रखी है L, एक पॉइंट दे रखा है P, लेकिन वो पॉइंट L के ऊपर लाई नहीं कर रहा, पॉइंट कहीं बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, समझ आ गया। अब कह रहे हैं इससे सिर्फ एक यूनिक लाइन M ड्रॉ होगी जो पास करेगी पॉइंट P से और पैरेलल होगी L से। तो देखिए भाई मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी और ये क्या है, लाइन M है मेरे पास, ये पैरेलल है, इसके पैरेलल का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा, यही तो होती है पैरेलल लाइन। तो ये क्या है, मेरे पास एक पैरेलल लाइन है, यूनिक है, ठीक है। क्योंकि यूनिक क्यों है, आप वो चीज देखिए यूनिक क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट P था, इसके सेम डिस्टेंस पे सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है, एक ही लाइनें तो मैं ये भी ड्रॉ कर सकती थी पॉइंट P से, ये भी ड्रॉ हो जाएगी और भी कोई लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन क्या ये पैरेलल होगी, नहीं। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइन L है, कोई P पॉइंट L लाइन के ऊपर नहीं है, उससे बाहर कहीं भी पॉइंट दे रखा है, तो उससे सिर्फ एक यूनिक लाइन M ड्रॉ हो सकती है जो किसके, इस वाली लाइन के पैरेलल हो। तो ये उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, उसमें वो इनफाइनाइटली टाइम्स पे आगे जाके वो मीट कर रही थी, बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि पैरेलल है तो ये मीट नहीं करेंगी। तो ये था हमारा इसका इंट्रो पार्ट यूक्लिड्स ज्योमेट्री का। आई होप आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगा, और अगर थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार दोबारा से इस क्लास को देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। चलिए अगर आपको हमारी जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई वो समझ आया, बहुत अच्छे से समझ आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियोस हैं, लेटेस्ट वीडियो हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था, एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।